मनु की बातें बहुत ही अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रॉब्लम एक थी मगर सॉल्यूशन दो। दिन एक ही था मगर उसमें दो तरह की घटनाएं घट रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? मनु ने आगे बताया। दूसरे दिन जब प्यारेलाल चाचा मनु से मिलने आए तब उन्होंने मनु से कहा, मनु बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। अब मुझे पता नहीं कि मैं जो कहने वाला हूँ तुम उस पर विश्वास करोगे या नहीं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो सच है या झूठ, मगर मैंने सोचा कि आज मैं चलकर तुम्हें ये बात कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूँ। मनु ने प्यारेलाल की बात को ध्यान से सुना और फिर उसने कहा, बीते कुछ दिनों में मेरी सोचने समझने की शक्ति में बहुत बदलाव आया है। अब मैं क्या विश्वास कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये सोचकर मुझे खुद भी हैरानी होती है। आपको जो भी कहना है आराम से कहो, मैं किसी भी चीज को बिना जज किए सुन सकता हूँ। प्यारेलाल ने मनु को गौर से देखा। फिर उन्होंने मनु को बताया कि कुछ दिनों पहले तुम्हारे दादाजी इस दुकान से चले गए थे। मुझे याद है उन्होंने तुमसे कहा था कि वो सामान लेने जा रहे हैं और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। मगर सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे दादाजी बहुत समय से कोई विशेष पूजा कर रहे थे। मुझे शक है कि वो एक अघोरी थे। जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि वो जमीन के अंदर तप करने के लिए जा रहे हैं। तब मुझे ये बात सुनकर बहुत हंसी आई थी कि कोई जमीन के अंदर सांस रोककर तपस्या कैसे कर सकता है, वो भी आज के जमाने में। आप कहना क्या चाहते हो? हमने कल ही तो दादाजी का अंतिम संस्कार किया है, तो क्या वो तपस्या करते समय मर गए थे? मनु ने प्यारेलाल से पूछा। मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब एक हफ्ते बाद तक तुम्हारे दादाजी वापस नहीं आए तो मुझे लगा कि उनकी मृत्यु हो गई होगी। फिर पुलिस का फोन आया कि उन्हें एक लाश मिली है और उनके पास जो सामान था वो दादाजी का था। मैंने उस सामान को ध्यान से देखा था, मगर उस लाश का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि उसको पहचानना मुश्किल था। फिर मैंने तुम्हें बुलाया और हमने मिलकर अंतिम संस्कार कर दिया। प्यारेलाल ने मनु से कहा। प्यारेलाल की बात सुनकर मनु परेशान हो गया। उसने प्यारेलाल से कहा, तो आप ये कहना चाहते हो कि वो लाश दादाजी की नहीं थी? और अगर वो लाश दादाजी की नहीं थी तो दादाजी कहाँ हैं? क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? कल रात मुझे एक सपना आया। उसमें तुम्हारे दादाजी मुझे दिखे और वो हम दोनों को अपनी समाधि वाली जगह पर बुला रहे थे। जाने से पहले तुम्हारे दादाजी ने एक गांव का जिक्र किया था। दरअसल वो हम दोनों का पुश्तैनी गांव है। तुम्हारे दादाजी और मैं बचपन में वहीं रहा करते थे। उसके बाद हम बनारस आ गए और दोबारा उस गांव में कभी नहीं गए। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें मेरे सपने के बारे में बता देना चाहिए। अब इसके बाद तुम जो भी करना चाहते हो वो तुम्हारा फैसला होगा, प्यारेलाल ने कहा। प्यारेलाल की बात सुनते ही मनु खड़ा हो गया। उसने झट से दादाजी की गाड़ी की चाबी ढूंढी और प्यारेलाल से कहा, मुझे जल्दी उस गांव में लेकर चलिए। अगर आपको पता है कि दादाजी कहाँ तपस्या कर रहे थे तो मुझे उस जगह पर भी लेकर चलिए। अभी इसी वक्त हमें चलना होगा। मनु की हड़बड़ी देखकर प्यारेलाल डर गया। उसमें मनु को ना कहने की हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप मनु के साथ गाड़ी में बैठ गया और दोनों लोग बनारस से बाहर चले गए। प्यारेलाल मनु को रास्ता बताता जा रहा था और मनु गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था। शाम होते होते मनु और प्यारेलाल उस प्राचीन गांव में पहुंच गए थे। गांव पहुंचते ही मनु हैरान था। उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखने लगा। प्यारेलाल भी गाड़ी से उतरकर मनु के पास आ गया। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस गांव में पहले भी आ चुका हूं। यहाँ की हर एक चीज जानी पहचानी लग रही है। और इस गांव में इतनी सजावट क्यों की गई है? क्या यहाँ पर किसी की शादी है? मनु ने पूछा। प्यारेलाल भी इधर उधर देखने लगा। फिर उसने मनु से कहा, सजावट तो किसी बारात की ही लग रही है। हो सकता है किसी की शादी हो। गांव में एक प्राचीन मंदिर है। अक्सर वहां लोग मन्नत मांगने जाते हैं। सबका मानना है कि वो बहुत ही सिद्ध मंदिर है।
मुझे लगता है कि अगर कोई विशेष पूजा करना चाहता है या किसी तरह की समाधि लेना चाहता हो तो उस मंदिर में जरूर जाता है। तुम्हारे दादाजी को ढूंढने हमें उस मंदिर में ही चलना चाहिए। मनु और प्यारेलाल दोबारा गाड़ी में बैठे और मनु ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे प्यारेलाल रास्ता बताता जा रहा था, मनु उसी रास्ते पर चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद मनु और प्यारेलाल एक मंदिर के सामने खड़े थे। मनु और प्यारेलाल दोनों गाड़ी से उतरकर मंदिर के दरवाजे के पास खड़े हुए और दरवाजे को गौर से देखने लगे। ये दरवाजा तो बहुत ही विचित्र लग रहा है। ये अजीब सा चेहरा दरवाजे पर क्यों बना है? मनु ने प्यारेलाल से पूछा। ये बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस पूरे गांव में ये इकलौता मंदिर है जिस पर ये चेहरा बना हुआ है। गांव वाले इस चेहरे को कीर्ति मुख कहते हैं। पुरानी कहानियों के हिसाब से कीर्ति मुख हजारों साल पहले इस गांव में एक भिखारी बनकर आया था। फिर उसने प्यारेलाल अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया था कि मनु ने उसे बीच में ही रोक दिया। फिर कीर्तिमुख ने एक नई दुल्हन की बलि मांगी और जमींदार ने उसे मना कर दिया। उसके बाद जमींदार का परिवार मर गया और उसे कीर्तिमुख की बात को मानना पड़ा। क्यों, यही कहानी है ना? मनु ने कहा। अब दादाजी ने ये कहानी तुम्हें सुनाई थी क्या? हाँ, ऐसी ही कुछ कहानी है जो गांव में सदियों से चली आ रही है, प्यारेलाल ने कहा। तो क्या इस मंदिर में कोई कुआं भी है और इस मंदिर का दादाजी से क्या लेना देना है? मनु ने पूछा। कुआं तो यहाँ हर जगह होता है। पहले के जमाने में पीने के पानी का जरिया या तो कुआं होता था या फिर तालाब। तुम्हारे घर में भी तो कुआं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर के पिछवाड़े में कुआं है और समाधि लेने की जगह भी। अक्सर वहां पर बहुत सारे साधु बैठकर मेडिटेशन किया करते थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हारे दादाजी भी वहीं होंगे, प्यारेलाल ने कहा। प्यारेलाल की बात सुनते ही मनु ने प्यारेलाल का हाथ पकड़ा और मंदिर के अंदर जाने लगा। जल्दी ही वो दोनों मंदिर के पिछवाड़े में कुएं के सामने खड़े थे। मनु ने कुएं को देखते हुए प्यारेलाल से पूछा, क्या ये वही कुआं है? प्यारेलाल ने हाँ में सर हिलाया। फिर मनु ने इधर उधर देखा और प्यारेलाल से पूछा, आपको क्या लगता है कि दादाजी ने कहां पर समाधि लेने की कोशिश की होगी? प्यारेलाल मनु को कुएं के आगे एक खाली जगह पर ले गया। ये जगह दिख रही है तुम्हें? ये थोड़ी सी उभरी हुई सी जगह। हाँ, अक्सर लोग इसी टीले पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं। प्यारेलाल की बात सुनकर मनु वापस गाड़ी की तरफ भागने लगा। तभी प्यारेलाल ने चिल्लाते हुए मनु से पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे वो गाड़ी में एक मिट्टी खोदने वाला फावड़ा रखा है, उसे लेने जा रहा हूं, आप रुको यहीं। मनु ने भागते हुए जवाब दिया। कुछ ही मिनटों में मनु फावड़ा लेकर प्यारेलाल के पास आ गया था। उसने जल्दी से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अरे तुम ये जमीन क्यों खोद रहे हो? प्यारेलाल ने मनु से पूछा। आप ही ने तो कहा था कि दादाजी ने जमीन के अंदर तपस्या करने की कोशिश की थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अभी भी इस जगह पर हो। उनका सामान बाहर रखा होगा और किसी ने चुरा लिया होगा। जिस आदमी को हमने जलाया है वो चोर भी तो हो सकता है, मनु ने हांफते हुए कहा। बहुत देर खोदने के बाद मनु ने उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया था, मगर प्यारेलाल और मनु के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। उन दोनों को दादाजी का शव कहीं भी नहीं मिला। निराश होकर मनु वहीं जमीन पर बैठ गया। प्यारेलाल ने मनु के कंधे पर हाथ रखा और उसके बगल में बैठते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि अब दादाजी को कहां ढूंढना चाहिए। यही एक आखिरी उम्मीद थी। मनु दादाजी को ना पाकर निराश हो गया था। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और जलाकर सिगरेट फूंकने लगा। तभी अचानक मनु को उस अंधेरे में दूर खड़ी हुई कोई आकृति दिखाई दी। उसने प्यारेलाल को इशारा करते हुए वो आकृति दिखाई और कहा, क्या आपको भी वहां पर कोई दिख रहा है या ये सिर्फ मेरी आंखों का वहम है? मुझे लग रहा है कि जैसे सामने दादाजी खड़े हैं। प्यारेलाल भी अपनी आंखों को मलते हुए मनु की दिखाई डायरेक्शन में देखने लगा। वैसे देख तो मुझे भी कोई रहा है, कोई तो है जिसका कदकाठी दादाजी से मिलता है, प्यारेलाल ने कहा।
ऐसा लग रहा है जैसे वो आकृति किसी तरफ इशारा कर रही है। वो हमें क्या दिखाना चाह रही है? मनु ने खड़े होते हुए प्यारेलाल से पूछा। प्यारेलाल भी खड़ा हो गया था और मनु और प्यारेलाल दोनों उस आकृति की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे मनु और प्यारेलाल उसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो अजीब सा दिखने वाला आदमी उनसे दूर होता जा रहा था। मनु ने देखा कि वो आदमी लगातार अपनी उंगली से कुछ दिखा रहा था। मनु अचानक ही रुक गया और उसने प्यारेलाल का हाथ पकड़कर उसे भी रोक लिया। फिर मनु ने प्यारेलाल से कहा, देखो वो इशारा कहाँ कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें कुएं की तरफ जाने के लिए कह रहा है। देखो ना, तुम भी ध्यान से देखो। प्यारेलाल ने भी मनु की बात पर ध्यान दिया। फिर उसने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम ठीक कह रहे हो। इशारा तो वो इस कुएं की तरफ ही कर रहा है, मगर इस कुएं के अंदर है क्या? अब ये तो कुएं के अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा ना। चलो जल्दी चलो, मनु ने कहा और खींचता हुआ प्यारेलाल को कुएं के पास ले गया। जब तक प्यारेलाल कुएं के पास खड़ा रहकर सोचता, तब तक मनु ने कुएं के अंदर छलांग लगा दी थी। कुएं का पानी गहरा था। अंधेरा होने की वजह से मनु को कुछ भी दिख नहीं रहा था। उसने हाथ से कुएं की दीवारों और जमीन को छू कर देखा। थोड़ी देर तक कुएं के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के बाद मनु कुएं से ऊपर आ गया। जैसे ही मनु कुएं से ऊपर आया, प्यारेलाल ने उससे पूछा, क्या हुआ? कुएं के अंदर कुछ दिखा तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखा और वहां कुछ मिला भी नहीं। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये सब मेरे दिमाग का वहम है, मनु ने प्यारेलाल से कहा। प्यारेलाल मनु के डिसअपॉइंटमेंट को देखकर दुखी था। उसने सहारा देकर मनु को कुएं से निकाल लिया। प्यारेलाल ने मनु से कहा, कपड़े बदल लो, तुम पूरी तरह से भीग चुके हो। अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो सर्दी लग जाएगी। मैं यहाँ के सरपंच को जानता हूँ, चलो उससे चलकर मदद लेते हैं। मनु के पास प्यारेलाल की बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। प्यारेलाल और मनु गाड़ी में बैठे और सरपंच के घर का रास्ता पूछते हुए उसके घर पर पहुंच गए। सरपंच का घर बहुत सारी लाइटों से सजा हुआ था। मनु और प्यारेलाल गाड़ी से उतरकर सरपंच के घर को देख रहे थे। प्यारेलाल ने कहा, लगता है इन्हीं के घर में शादी है, चलो देखते हैं कि कितनी मदद करते हैं वो। जैसे ही मनु और प्यारेलाल घर के अंदर जाने वाले थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी घर से निकलकर बाहर आया और उसने आते ही मनु और प्यारेलाल से कहा, मेरा नाम महेंद्र है। इतनी रात को गाड़ी का शोर सुना तो बाहर देखने चला आया कि कौन आया है। तुम लोग कौन हो? प्यारेलाल ने महेंद्र को अपने बारे में बताया। उसने महेंद्र को दादाजी के बारे में ज्यादा कुछ बताना ठीक नहीं समझा। प्यारेलाल ने सिर्फ मनु के लिए कुछ सूखे कपड़े मांगे। मनु चारों तरफ ध्यान से देख रहा था। फिर उसने महेंद्र से कहा, ये जगह बहुत ही जानी पहचानी लग रही है। क्या शादी तुम्हारे लड़के की है? मनु की बात सुनते ही महेंद्र हैरान हो गया। उसने मनु से कहा, हाँ हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? मेरे बड़े लड़के की शादी है, मगर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। प्यारेलाल ने महेंद्र का ध्यान भटकाने की कोशिश की। उसने महेंद्र से कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। दरअसल हम इसके दादाजी को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। अब क्या तुम्हारे गांव में कीर्ति मुख मंदिर में कोई समाधि लेने आया था? अच्छा, तो तुम लोग हो जो सत्येंद्र कुमार मिश्रा को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो? महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या महेंद्र प्रशांत के दादाजी को जानता था? क्या मनु और प्यारेलाल दादाजी को ढूंढ पाएंगे? प्रशांत और मनु किस भूल भुलैया में फंस गए थे और इस गुत्थी को सुलझाने का रहस्य क्या था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।